बाद दिल्ली धमाकों से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन की एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी शाहीन और परवेज को लेकर देखिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी ये कि वॉल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहे थे ये आतंकी। व्हाट्सएप ग्रुप से आतंकियों की बाकायदा क्लास चल रही थी। वॉल्फ पैक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। कश्मीर से गिरफ्तार आरिफ भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ पाया गया। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो लिखा हुआ है। आतंकी डॉक्टर शाहीन व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। इतना ही नहीं, कश्मीर से गिरफ्तार आरिफ और कई और नाम व्हाट्सएप ग्रुप से सामने आए हैं जो इनसे लगातार इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। सबसे इंटरेस्टिंग, वॉल्फ फार्म में ये आतंकी सक्रिय होते थे, एक्टिव होते थे। इनकी जो बातचीत होती थी वो वॉल्फ फार्म में होती थी, मतलब रात के उस वक्त जब ज़्यादातर दुनिया गहरी नींद में होती है। रात के समय ही आपस में ये इंटरेक्शन करते थे, एक दूसरे से संपर्क साधते थे। हाउल कोड के जरिए इन लोगों की बातचीत होती थी। आतंकियों की दो टीमें बनी हुई थीं, ऑरोरा और ल्यूना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ऑरोरा और ल्यूना ये भेड़ियों के नाम होते हैं। और क्योंकि वॉल्फ अटैक की बड़ी तैयारी थी, वॉल्फ फायर ही ये यूज़ करते थे, यानी कि रात का वो वक्त जब ज़्यादातर दुनिया सो रही होती है। 3 बजे से 5 बजे के आसपास का वो अंतराल होता है। एजेंसियों को व्हाट्सएप ग्रुप से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। दिल्ली के लाल किला के पास कार ब्लास्ट के मामले में देखिए लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है कि इनके इरादे क्या थे, किस तरीके से ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, मकसद क्या था, इन्हें ट्रेनिंग कैसे मिल रही थी। व्हाट्सएप पर बाकायदा एक ट्रेनिंग स्कूल चल रहा था। डॉक्टर शाहीन, जिनकी गिरफ्तारी बीते दिनों हुई, इस पूरे मॉड्यूल के तहत शाहीन से जब सवालात किए गए तो पता ये चला कि शाहीन उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। यानी कि किसी को उस ग्रुप में जोड़ना है या हटाना है, या आपस में लोग मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में मैसेज शेयर करेगा, ये सारी चीज़ें शाहीन तय करती थी। ऐसे में शाहीन और परवेज के मामले को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। इससे जुड़े शाहीन और परवेज और कुछ अन्य आरोपी वॉल्फ फायर में एक्टिव होते थे। आरोपी वॉल्फ फायर में ही अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों पर काम कर रहे थे। आरोपी रात के समय ही आपस में संपर्क साधते थे। जांच के दौरान एजेंसियों को यह भी पता चला है कि चैट बॉक्स के संदेश से लेकर आपसी बातचीत का पूरा ब्यौरा रात 11 बजे से 2 बजे तक मिलता था। बातचीत में हाउल कोड के जरिए शाहीन ही बातचीत शुरू करती थी। पिछले 1 साल से परवेज इंटीग्रल में नाइट ड्यूटी करता था। वॉल्फ पैक नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से कई नंबर जुड़े हुए पाए गए हैं। अब इन नंबरों की पड़ताल भी की जा रही है। शाहीन इस ग्रुप की एडमिन है, जिसमें परवेज और आरिफ भी जुड़ा हुआ है। हाउल कोड के जरिए शाहीन ही बातचीत शुरू करती थी। जांच एजेंसियों को इसी ग्रुप से एक और जानकारी मिली है। शाहीन महिला आतंकियों की 2 टीमें भी तैयार कर चुकी थी, जिनके नाम ऑरोरा और ल्यूना, यानी ऑरोरा और ल्यूना मादा भेड़ियों के नाम होते हैं। शाहीन वॉल्फ फायर में सभी जरूरी संदेश फिर देती थी, इंस्ट्रक्शंस के। ये सभी संदेश कोडवर्ड में दिए जाते थे। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो लिखा हुआ है, मतलब उसने जो अपनी आइडेंटिटी व्हाट्सएप पर उस ग्रुप में जुड़ने के साथ सेव की हुई थी, अबाउट मी में। आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे कि एक व्यक्ति अपने आप को किस नाम से अपने नंबर के साथ सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिश कर रहा है। स्पेसिफिकली हम व्हाट्सएप की अगर बात करें तो ये जो नाम था वो स्पाइरो था। और कुर्नेलियस शब्दों का प्रयोग भी ग्रुप में किया गया। नंबरों में नामों की जगह इस्तेमाल किया गया। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन ग्रुप की एडमिन थी। वॉल्फ पैटर्न पर ही शाहीन इनको घात लगाकर हमला करने की बात कहती थी। मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह सब चल रही थी वो सभी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो रही थी। वॉल्फ फायर का इस्तेमाल लगातार हो रहा था। पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी के स्टेट हेड हैं आप। पवन जी, जिस तरीके के बड़े खुलासे हो रहे हैं शाहीन और परवेज को लेकर के, पहले जरा इन खुलासों के मायने क्या है, मैं ये चाहूंगी हमारे दर्शकों को समझाएं। बहुत शॉकिंग है ये रेवलेशंस, जिस तरह की तैयारी थी वॉल्फ अटैक को लेकर, प्लानिंग, वॉल्फ फायर में ही आपस में इंटरेक्शन करना और साथ में हाउल कोड का इस्तेमाल करना, बहुत एहतियात बरतते हुए इंस्ट्रक्शंस आपस में शेयर हो रहे थे इन लोगों के।
हाँ, निश्चित तौर पे प्रीति, जो मंसूबे हैं वो कितने खतरनाक हैं, वो चैट से जो बातें निकल करके आई हैं वो साफ तौर पे दर्शाता है। दूसरी तरफ जो जिस वुल्फ आवर की बात हो रही है, उस वुल्फ आवर में ये सारे लोग कोड भाषा का इस्तेमाल करते थे और भेड़िया जिस तरीके से अटैक करता है उस तरीके से अलग अलग जगह पे अटैक की प्लानिंग ये लोग करते थे, कोड भाषा का इस्तेमाल करते थे। जो डॉक्टर सर्जन जिस नाम से जानी जाती थी शाहीन, वो एडमिन थी इस ग्रुप की। 78 प्लस लोग इसमें शामिल थे और केवल उत्तर प्रदेश और देश से ही नहीं बल्कि देश से बाहर के लोग भी उनके ग्रुप में शामिल हैं जो कोड भाषा में बात करते रहे। और वुल्फ आवर का जिक्र इसलिए बार बार किया जा रहा है क्योंकि जो अटैकिंग नेचर है भेड़िए का, घात लगा करके बैठा रहता है और अटैक करता है, उस तरह की प्लानिंग थी। और केवल एक जगह नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगह पे इस तरीके की प्लानिंग थी। पैनिक अटैक जो दिल्ली में किया गया, वो जांच एजेंसियों के तमाम सारे खुलासे, तमाम सारे जो हथियार और तमाम सारे लोगों को जब अरेस्टिंग की गई, चाहे वो जम्मू के तरफ से जो टीम आई हुई थी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग जगह पे, या एटीएस एनआईए की टीम अलग अलग जगह है जो छापा मार रही थी, उसके बाद वो पैनिक अटैक किया गया दिल्ली में। लेकिन इनका मंसूबा कहीं और बड़ा था और बड़े हमले एक तरीके से अलग अलग जगहों पे करने का था। जो चैट से तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं प्रीति, उसमें कई सारी बातें हो रही है। भेड़ियों के नाम पे अलग अलग जो ग्रुप बनाया गया, महिलाओं को आतंकी दस्ता तैयार किया जा रहा था। जो डॉक्टर सर्जन कहलाती थी शाहीन, वो 2 आतंकी गुट तैयार कर रही थी महिलाओं को लेकर के। अलग अलग प्रशिक्षण शिविर और अलग अलग तरीके से फिल्मों के कैरेक्टर का नाम दिया जा रहा था, जिसमें खासतौर से हिंसक कैरेक्टर जो जानवरों के थे उनका नाम दिया जा रहा था। उस ग्रुप का नाम अलग रखा गया था, जो परवेज था उसका नाम अलग रखा गया था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं और शायद अगर ये मंसूबों में कामयाब हो जाते तो निश्चित तौर पे आज भारत देश दहल जाता। ये बिल्कुल, इरादे बहुत खौफनाक थे पवन जी। यहाँ पर स्पेसिफिकली ल्यूना और औरोरा, जो फीमेल भेड़ियों की प्रजाति होती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फिल्मों में इस तरह के जो हिंसक भेड़िए हैं, इनकी पहचान, जो लोग इस तरह की फिल्मों को देखने के शौकीन है वो इन नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, इसमें क्या जो लोग जुड़े हुए थे वो भी महिलाएं ही थी सभी, या पुरुष भी इसमें शामिल थे? क्योंकि अगर एक महिला ब्रिगेड तैयार की जा रही थी आतंकियों की, तो देखिए महिलाओं पर पहले तो शक नहीं करते लोग ज्यादातर, फिर जिस तरह का व्हाइट कॉलर बैकग्राउंड इन आतंकियों का अब तक एस्टैब्लिश हुआ है, उन लोगों पर तो सस्पेक्ट होना बहुत मुश्किल काम है। और फिर हाउल कोड के जरिए, मतलब जो बातचीत भी हो रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है आपको कौन कौन से सिंबल्स के जरिए आपस में इंटरेक्शन करना है। यानी शुरुआत में तो किसी को समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। एजेंसीज को बहुत शातिर तरीके से ये लोग गच्चा भी दे रहे थे और पूरा पूरा एक मॉड्यूल खड़ा कर लिया गया था। इसके बारे में चाहूंगी जरा जानकारी साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे प्रीति ये कड़ी है, ये व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स डिटेल हैं जो बात किए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी जो आई है, लेकिन जिसका जिक्र कर रही है कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था, उनका एक दस्ता तैयार किया जा रहा था। तो जिस ग्रुप से ये चैट आया है उसमें परवेज भी शामिल था, अलग अलग लोग शामिल थे। तो निश्चित तौर पे ये ग्रुप ऐसा था जो कंट्रोल करने वाला ग्रुप था। मतलब कि अगर अलग अलग ग्रुप बनाए गए, अलग अलग दस्ता तैयार किया जा रहा था, तो उसका एडमिन ग्रुप ये था जिसमें डॉक्टर सर्जन यानी शाहीन थी, परवेज था, अलग अलग सारे जो आतंकी गतिविधियों में पहले से लिप्त थे वो लोग शामिल थे। जो तमाम सारी बातों का जिक्र निकल करके सामने आया, कोड भाषा का जिक्र आया है, निश्चित तौर पे नए लोगों के सामने ये नहीं करते। यानी ये जो ग्रुप था वो मुख्य ग्रुप था जिसमें ये सारे जुड़े थे। उसके अलावा अलग अलग जो उपनाम दिया गया है, जो अलग अलग नाम दिया गया है, महिलाओं का दस्ता तैयार किया जा रहा था, वो अलग अलग ग्रुप है। उसके बारे में धीरे धीरे डिटेल्स आपके सामने आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे जो एक प्राथमिक तौर पे जो इनका मुख्य ग्रुप था उसका चैट निकल करके सामने आया है, वो चौंकाने वाला है। किस तरीके से किस जानवर का नाम, सोचिए कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे कि जिस जानवर का नाम इन लोगों ने ग्रुप और अलग अलग लोगों का नाम दे रखा था, उस जानवर की एक्टिविटीज क्या होती है, कैसे झुंड में वो आते हैं, उनका टाइम आवर्स कैसे सेट किया जाता है। यानी जो वुल्फ का टाइम आवर होता है रात को समय होता है और सुबह होने से पहले वो छिप जाते हैं। तो ये टाइमिंग इनकी बताती है कि मंसूबे कितने खतरनाक थे और किस तरीके से एक झुंड बना करके अलग अलग जगह पे अटैक करने की इनकी प्लानिंग थी। अलग अलग जो चैट निकल करके आए हैं वो बताने के लिए काफी है कि निश्चित तौर पे विध्वंसक सोच के साथ
ये जो महिला डॉक्टर सर्जन कहलाती थी अपने ग्रुप में, जो शाहीन जिसका नाम है, वो किस तरीके से महिलाओं को लेकर के तमाम सारी गतिविधियों में लिप्त थी, कैसे तैयार कर रही थी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो निश्चित तौर पे एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। और इस तरीके तमाम सारी गतिविधियों पे क्रॉस द इंडिया अगर बात करें, बॉर्डर बात करें, तो उस पे जांच एजेंसियों की नजर है। और इस तरीके के जहां जहां लोग इसमें शामिल थे, कहीं से टच में थे, फाइनेंशियली मदद करने के को लेकर के जो आ रहे हैं, या कहीं ट्रेनिंग कैंप खोला गया वहां पे इकट्ठा करने की बात हो रही थी, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एजेंसियां जांच कर रही हैं। और आने वाले जैसे जैसे समय बीत रहा है, पूछताछ की अलग अलग जो कोड डिकोड किए जा रहे हैं, उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाले हैं। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इनका जो पूरा नेटवर्क है, जब वो ध्वस्त होगा, तब आपके सामने बिल्कुल। देखिए, एक क्लू तो बहुत आसानी से एजेंसीज के हाथ लगा है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भी जुड़े हुए होंगे उन तक अब पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है कि ये लोग अब, क्योंकि इतना बड़ा मॉड्यूल बस्ट हो चुका है, तो अंडरग्राउंड हो गए हो, अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए इधर उधर छिपते फिर रहे हो। लेकिन जिन 78 लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में बतौर मेंबर जुड़े हुए थे, अब उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी, उन तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास शुरू भी हो चुके होंगे। परवेज को लेकर एक सवाल करना चाहती हूँ। परवेज के ठिकाने से चापड़ के बरामदगी होना, या ये जानकारी मिलना कि परवेज ग्रुप में वॉल्फ अटैक को लेकर के तमाम जानकारियां देता था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से उसे आखिर में अमली जामा पहनाना है। यानी शाहीन के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी परवेज के पास भी थी, और उसे वो लगातार इस ग्रुप में सक्रिय होते समय कोशिश करता था, इंश्योर करता था कि हर एक तक रेडिकलाइजेशन के लिए, ब्रेन वॉश के लिए जो उन लोगों को तैयार किया जा रहा है जिस मकसद से, वो मकसद पूरा होता रहे साथ साथ। हाँ, निश्चित तौर पे परवेज मास्टरमाइंड है और ये तमाम जांच एजेंसियां बता चुकी हैं। उसके अलावा तमाम सारे खुलासे एक क्रॉस इंडिया कैसे घूम घूम करके एक तरीके से अपने जो मानसिकता है उसके अनुसार कैसे ब्रेन वॉश करता रहा, कैसे शाहीन और वो दोनों कोडिंग करते रहे, अपनी बात को किस तरीके से लोगों से मनवाने का प्रयास करते रहे, और तमाम सारे ब्रेन वॉश के प्रक्रिया में वो शामिल था। तो मास्टरमाइंड वही था। शाहीन को अलग अलग तरीके से ब्रीफ करना, वो कैसे महिलाओं के ग्रुप को ब्रीफ कर रही है, किस तरीके से कहाँ पे क्या बात करना है, इंटरनेशनल बॉर्डर से जो सूचनाएं आ रही थी उसको किस तरीके से इनको डिकोड करना है। तो तमाम सारी बातों को लेकर के उसमें परवेज एक तरीके से मास्टरमाइंड था, और जांच एजेंसियां उससे बहुत सारी बातें निकलवाने में सफल रही हैं, जिसके बाद ये तमाम सारे घटनाक्रम आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, या अलग अलग जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां से गिरफ्तारियां। इस बात के सबूत हैं कि इन तमाम सारे लोगों ने बहुत सारी बातें जांच एजेंसियों के सामने रखी है। तो निश्चित तौर पर यह मान करके चलिए कि ये खुलासे एक छोटा खुलासा के तौर पे आप देख सकती हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो ये ग्रुप में चैट और ये तमाम सारी बातें आ रही हैं, इससे बढ़ करके हैं, और निश्चित तौर पे वो सामने आएंगी तो आपको बिल्कुल। अभी तो कुछ तथ्य हैं जो उजागर हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इस बीच डॉक्टर उमर, जिनके द्वारा दिल्ली में धमाके को अंजाम दिया गया, उनसे जुड़ा हुआ भी एक तथ्य सामने आ रहा है। अभी तक यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि ये अचानक आउट ऑफ पैनिक किया गया धमाका है, लेकिन अब एक जानकारी सामने आ रही है और कुछ सीसीटीवी ग्रैब्स भी मिले हैं जिसमें वही कार उसी रूट पर कई मर्तबा पहले भी देखी गई। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से और एजेंसीज जो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं, उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये पहले रेकी हुई है और उसके बाद धमाके को अंजाम दिया गया। ये आउट ऑफ पैनिक ही नहीं है, बल्कि प्री प्लान्ड भी पूरा एक्शन और कवायद हो सकती है। देखिए प्रीति, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जितनी भी आतंकी गतिविधियां हैं उसके पीछे जब जाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि रेकी पहले से ये करते रहे हैं। निश्चित तौर पे जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट वहीं पे होना था और उसकी रेकी पहले से इन लोगों ने कर रखी थी। लेकिन केवल एक जगह ब्लास्ट नहीं होना था, जो एजेंसियां बता रही हैं, ये ब्लास्ट अलग अलग जगहों पे प्लान था और कुछ दिन बाद होना था। लेकिन जैसे ही तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियां अपने काम करने लगी, लोगों को अरेस्टिंग होने लगी, तमाम सारे लोग पकड़े जाने लगे, तो उसके बाद जो प्लानिंग से पहले की बात बताई जा रही है कि प्लानिंग जिस दिन की थी कि केवल वहीं पे नहीं, यानी दिल्ली पे जहां ब्लास्ट हुआ केवल वहीं पे नहीं, बल्कि देश के अलग अलग जगहों पे जो मुख्य सेंटर बताया जा रहा था वो उत्तर प्रदेश बताया जा रहा था। तो तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में जांच में निकल करके आएगी। लेकिन बात बिल्कुल सही है और मल्टीपल अटैक्स होने वाले थे, मल्टीपल अटैक ना होकर के एक धमाके में डॉक्टर उमर ने
पूरी तैयारी को एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि प्रीपोन हुआ, आउट ऑफ पैनिक था, लिहाजा पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। बने रहिए पवन जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं। इस बीच दिल्ली धमाके में डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई एक और जानकारी मिल रही है। इसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मौजूद थे। जांच एजेंसियों को 3 पासपोर्ट होने की जानकारी मिली है। पासपोर्ट के जरिए शाहीन 3 बार पाकिस्तान गई। एक पासपोर्ट GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के पते का, दूसरा पासपोर्ट लखनऊ और तीसरा पासपोर्ट फरीदाबाद के पते पर बना। सभी पासपोर्ट पर डॉक्टर शाहीन के अभिभावक के तौर पर अलग अलग नाम दर्ज हैं। एक पासपोर्ट में पिता, दूसरे में पति और तीसरे में भाई को अभिभावक दिखाया गया। तो सोचिए, कोई एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति तो ये काम कर नहीं सकता। आप एक पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आपको पूरी प्रक्रिया को करते करते अच्छा खासा वक्त लग जाता है। आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, 3 पासपोर्ट, एक पासपोर्ट से पाकिस्तान भी विजिट किए जाने की जानकारी मिल रही है। किसी में पिता, किसी में पति, किसी में भाई को बताया गया अभिभावक। क्या कुछ और जानकारियां मिल रही हैं डॉक्टर शाहीन उर्फ सर्जन के बाबत इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान? प्रीति, देखिए, शाहीन ने GSVM जो मेडिकल कॉलेज है कानपुर का, गणेश शंकर विद्यार्थी, वहां से MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद इसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे हुए। इसने पति को छोड़ा, फिर लिव इन रिलेशन में रही और उसके बाद जो इससे कबूलनामा हो पाया है, जो जानकारी छन कर आई है, उसके मुताबिक फिर ये कट्टरपंथियों के गिरफ्त में चली गई और उसके बाद ये आतंकियों के संपर्क में आई और 3 बार पाकिस्तान पहुंची हुई है। इसने 3 पासपोर्ट बनवाए थे। इसका मकसद यही था कि ये राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों में सक्रिय हो चुकी थी और 3 पासपोर्ट अलग अलग बनवाने के बाद उन्हीं में से एक पासपोर्ट से ये 3 बार पाकिस्तान गई। इसके अलावा इसके बैंक खातों की भी प्रीति काफी कुछ डिटेल मिली हुई है। इसके 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है जब इससे पूछताछ की गई है, जिनमें से कुछ प्राइवेट हैं और कुछ सरकारी बैंक हैं। इनमें से 3 खाते इसके कानपुर में और 2 खाते लखनऊ में हैं, 4 खाते लखनऊ में हैं और इसके अलावा दिल्ली में भी इसने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ था। इन बैंकों में कई तरह के ट्रांजेक्शन हुए हैं। 2014 की अगर हम बात करें प्रीति, तो 9 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है इसके खातों में। 2015 में 6 लाख का, 2016 में 11 लाख का ट्रांजेक्शन और 2017 में 19 लाख का ट्रांजेक्शन मिले हैं। और आतंकियों ने करीबन 29 लाख रुपए ये विस्फोटक इकट्ठा करने और पूरी गाड़ियां खरीदने में, इन सब में उसने खर्च किए हुए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि शाहीन के खातों से ही पैसों का इस्तेमाल हुआ है और उसके खाते में जो पैसे आए हुए कहां से आए हैं, इन सब पर जांच अब तेज हो गई है। जी प्रीति, यहाँ पर आदित्य 2 चीजें, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस नजर आ रहे हैं शाहीन के बैंक अकाउंट से और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया 3 मर्तबा पाकिस्तान भी गई। बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के जो संबंध बेहद तल्ख हुए, उसके बाद स्पेसिफिकली उन तमाम लोगों को मॉनिटर किया जा रहा था या एजेंसीज उनकी बैकग्राउंड्स को, पृष्ठभूमि को खंगाल रही है, जिनकी पाकिस्तान में आवाजाही हुई। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी जो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में एक्सपोज हुए चेहरे। शाहीन एक वाइट कॉलर प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी। क्या ये वजह रही कि एजेंसीज ने संजीदगी से इस पूरे मामले को नहीं लिया? क्योंकि 1.5 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़ ये, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मर्तबा पाकिस्तान जाना, ऐसे व्यक्ति को तो वैसी एजेंसीज रेडार पर लिए रहती हैं, अननोइंगली उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। इस मामले में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह यही कि वो वाइट कॉलर प्रोफेशन से जुड़ी रहीं? बिल्कुल प्रीति, जो आपने जिक्र किया कि व्हाइट कॉलर प्रोफेशन, और वो भी जो प्रोफेशनल इनका जो रहा है उसमें ये डॉक्टर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जल्दी शक नहीं होता है। महिला है इसलिए और शक ये बचती रही। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच में तमाम ऐसे पारिवारिक रिश्ते या ये तमाम ऐसी रिश्तेदारियां होती रही हैं, खासतौर से मुस्लिम्स में, जिसका ये फायदा उठाती रही है और उसके तहत ये 3 बार वहां पहुंची है। और पहुंचने के बाद तय बात है कि ये आतंकी गुटों से संपर्क में रही होगी, वहां से इसने चीजों को समझा होगा और ये अब तक इसलिए भी बचती रही कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो एक्टिविटीज हुए उसमें कहीं भी ये एक्टिव नहीं थी और बहुत ही साइलेंटली वर्क कर रही थी। यानी कि सातिर किस्म की हो चुकी थी शाहीन और उसके बाद ही ये संपर्क में आई और इसने अब अपने धर्म के लिए काम करना है, अपनी कौम के लिए काम करना है, इस तरह के
इसकी मानसिकता बन चुकी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार पवन सेंगर भी बने हुए हैं। पवन जी, एक बार फिर शाहीन को लेकर के कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। 3 पासपोर्ट का होना, एक कानपुर के पते पर, एक लखनऊ के पते पर और तीसरा फरीदाबाद के पते पर। 3 मरतबा पाकिस्तान भी जाना, 1.5 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस का पता चलना, 7 बैंक खातों के बाबत जानकारी। एक नॉर्मल व्यक्ति के प्रोफाइल में ये सारी चीजें बहुत आम नहीं होती हैं, और जैसे ही किसी के अकाउंट में मुझे लगता है करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होने लगता है तो एजेंसीज उस पर संजीदगी से इन्वेस्टिगेशन जरूर करती हैं। नोइंगली अननोइंगली ये हो सकता है, लेकिन 3 मरतबा कोई व्यक्ति पाकिस्तान जा रहा है और उसको संजीदगी से अब तक इन्वेस्टिगेट न करना, क्या आप भी यही मानते हैं कि ये वाइट कॉलर प्रोफेशन में जुड़ी हुई थी, डॉक्टरी पेशा बहुत नोबेल पेशा माना जाता है, इस वजह से अब तक बची रही? देखिए प्रीति, 2 बातें हैं। एक बात यह है कि जिस गतिविधि में ये जुड़ी हुई थी डॉक्टर शाहीन, ये सामान्य गतिविधि नहीं है और ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर रही थी। इससे एक बात जो एजेंसियों को पता चली है कि आने वाले समय में ये फिदाइन के रूप में अपने आप को इस्तेमाल करने वाली थी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान आना जाना, इसके जो लिंक थे, जो जुड़े हुए थे, अगर आतंकी घटना होती है, अगर ये बच जाती है तो निश्चित तौर पे एजेंसियां इसको पकड़ लेती। लेकिन इस तरीके की गतिविधि में शामिल थी, खुद अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रही थी, खुद जा रही थी, खुद प्रशिक्षण दे रही थी, तमाम सारे ग्रुप्स बना रही थी, तो ये जानती थी कि आने वाले समय में ऐसी घटना को जो एजेंसियां अंजाम दे सकती हैं, लिहाजा एक फिदाइन के तौर पे पहले से अपने आप को तैयार कर चुकी थी कि आने वाले वक्त में मुझे एक जगह पे खुद को अपने साथ लेकर के लोगों के साथ जो अंजाम जो देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे उसको अंजाम देना है। दूसरी बात, जो डॉक्टर शाहीन थी, जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन या एक तरीके से व्हाइट कॉलर की बात हो रही है, ये तमाम लोग इतने ज्यादा कोड वर्ड में अपने आप को एक तरीके से बात कर रहे थे, तमाम सारी जो बारीकियां थी उस एजेंसियों को जानते थे कि इनको लगा कि इस तरह की गतिविधि को एजेंसियां पकड़ नहीं पाएंगी और मंसूबों को अंजाम देते हुए जो फिदाइन अटैक है उसको एक तरीके से अमली जामा पहना लेंगे और उसके बाद अगर पता चलता है कि इनके अकाउंट से क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर जैसे डॉक्टर उमर ने आखिर में फिदाइन अटैक को अंजाम दिया, कुछ ऐसा ही इरादा डॉक्टर शाहीन भी शायद रखती थी, क्योंकि उसे मालूम था उसका अकाउंट, उसका पाकिस्तान आना जाना, और क्योंकि सभी ग्रुप्स में वो एडमिन है, तमाम इंस्ट्रक्शंस उसकी तरफ से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि वो इस हद तक रेडिकलाइज हो चुकी थी कि वो खुद भी फिदाइन अटैक के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थी। दिल्ली धमाकों में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन के खाते से लाखों के लेन देन की जानकारी प्राप्त हुई है। 7 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लेन देन की जानकारी मिली है। जांच एजेंसियां पैसों के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा जुटा रही हैं। शाहीन के पास 7 बैंक खाते मौजूद थे, इसकी जानकारी भी मिली है। 7 साल में 1 करोड़ 55 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस, इन ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा फिलहाल जुटाया जा रहा है। 7 बैंक खातों के बाबत भी पड़ताल की जा रही है। शाहीन के प्राइवेट और सरकारी बैंक्स में खाते मौजूद थे। 3 खाते कानपुर में, जबकि 2 खाते लखनऊ और 2 ही खाते दिल्ली में मौजूद थे। 2014 में 9 लाख, 2015 में 6 लाख का ट्रांजैक्शन, 2016 में 11, 2017 में 19 लाख का। तो देखिए, इन 7 बैंक खातों के जरिए ये करीब 1 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस की जानकारी अब तक मिल गई है। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं तो कुछ सरकारी बैंक खाते। इनमें से 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ और दिल्ली में। बैंक खातों की पड़ताल में 2014 में 9 लाख, 2015 में 6, 2016 में 11, 2017 में 19 लाख के बड़े ट्रांजैक्शंस। और ये देखिए, ये अभी 2017 तक की ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी जानकारी समक्ष आई है। 2015 हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये अपने काम के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही थी, तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस और हुई होंगी और एजेंसीज अभी उनकी पूरी डिटेल खंगाल रही हैं, क्योंकि ये वो मोटी रकम होगी जो अचानक आई। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपने किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी है तो लगातार हवाला के जरिए क्या इनको पैसा मिल रहा था, क्योंकि जिन लोगों को तैयार किया जा रहा होगा कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उन्हें दिए जा रहे होंगे, या सिर्फ रेडिकलाइजेशन का इस्तेमाल था, ये भी पड़ताल का विषय है। हमारे साथ पवन सेंगर
अगर लगातार बने हुए हैं। पवन जी, 2017 तक के तो डिटेल्स मिल चुकी हैं, लेकिन 2017 से लेकर के 2025 एक बड़ी अवधि है और एजेंसीज अब इस पहलू की पड़ताल कर रही हैं कि जो बाकी फंड्स इनको मिल रहा था, कहीं वो हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए तो नहीं था, पैसे कैसे पहुंच रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट अपने अकाउंट में अगर ये इतना मोटा पैसा लगातार ले रही थी तो एजेंसीज की रेडार पर डेफिनेटली आई होंगी, लेकिन कैसे बच निकली अब तक, कैसे पकड़ी नहीं जा सकी, ये बड़ा प्रश्न उठता है। देखिए प्रीति, जब शुरुआत इसने किया होगा उस समय तमाम सारे अकाउंट्स, तमाम सारे लोग इससे जुड़ रहे होंगे। जब धीरे धीरे इसने प्लानिंग करके और तमाम सारी ट्रेनिंग, चाहे पाकिस्तान जाने की बात जो आ रही है, इसका भाई मालदीव में रुका रहा और उसी दौरान ये पाकिस्तान जाने का काम की, उसके बाद ये लखनऊ, कानपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, अलग अलग जगहों पे इसका मूवमेंट रहा, तमाम सारे दस्ते इसने तैयार किए, तो तमाम सारे लोग भी इसके साथ तैयार हो रहे होंगे जिनके अकाउंट्स में, जिनके थ्रू पैसा लेन देन का काम चल रहा होगा। स्टार्टिंग में पूरी जिम्मेदारी इसके पास होगी, लिहाजा अपने अकाउंट का इसने इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय इससे लोग जुड़े नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पे आप कह सकती हैं कि एजेंसियों के पास बहुत सारी जानकारी अभी के निकल करके इसका सामने आया होगा। बहुत शुक्रिया पवन जी, विस्तार से इस जांच संबंधी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।